हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोटिवेशन। यस, इस चैप्टर का नाम है मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है पीपीएम का। अगर आपको ये बेहतरीन पीडीएफ चाहिए, सारे के सारे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अकाउंट, सब चीज के जो नोट्स है वो अगर चाहिए, वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया है। अगर आप बॉयज हो तो प्लीज लिंक से ज्वाइन हो जाइए, गर्ल्स हो तो 6291137153 पे मैसेज कीजिए, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई मोटिवेशन होता क्या है। मान लो कि एक उदास सा लड़का बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि भाई हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास तुम गया, उसको थोड़ा मोटिवेट कर दिया, भाई तुमसे ही हो पाएगा। हालांकि तुमको पता है कि वो नालायक है, लेकिन तुमने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, तुमने उसको बूस्ट अप कर दिया। उसके वजह से जो वो गोल्स को अकम्प्लिश करेगा ना, उसके वजह से जो वो गोल को अकम्प्लिश करेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। क्लियर है। तो यही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। मोटिवेशन मतलब किसी दूसरे इंसान को बूस्टअप करना। मोटिवेशन मतलब किसी दूसरे इंसान को प्रोत्साहित करना कि भाई तुमसे ही होगा, अगर तुमसे नहीं तो किससे होगा, सिर्फ तुमसे होगा। जैसे कभी कभी मैं मोटिवेट कर देता हूं तुमको कि पढ़ो भाई पढ़ो, अगर तुम बहुत ज्यादा एवरेज स्टूडेंट भी हो फिर भी तुम कैलकाटा यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हो। तो ये क्या है, ये मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन से तुम ज्यादा एफिशिएंटली तुम अपना काम करते हो और तुम अपने गोल्स को अचीव करते हो। यस, तो आसान शब्दों में बोलो, जल्दी से बोलो। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए। इट इज ए साइकोलॉजिकल फोर्स विच पीपल अर्न ओनली व्हेन देयर नीड्स आर फुलफिल्ड। जब इंसान के नीड फुलफिल हो जाता है तभी ये अर्न कर पाते हैं ना। सिंपल सा बात है, ये एक साइकोलॉजिकल फोर्स है। जब वो मोटिवेट होके वो गोल्स को अचीव कर पाएगा, तभी तो उसका फायदा होगा। सिंपल सा बात। तो आप क्या लिख सकते हो डेफिनेशन में, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। यानी कि एक गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप उस इंसान को थोड़ा सा प्रोत्साहित दे दिए, प्रोत्साहन कर दिए, उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। क्लियर है। तो इतना आप डेफिनेशन लिख लोगे, एग्जामिनेशन में बना बना के लिखना है। चलिए, इन ब्रीफ वी कैन से that the force which urges and inspire people to work with inspiration and enthusiasm is known as motivation। शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, मोटिवेशन किसको बोलते हैं, आप लोगों को इंस्पिरेशन दे दिए हो कि भाई तुझे ये काम करना पड़ेगा, तुझे ये काम करना है। आप लोगों को इंस्पायर कर दिए हो। आप अगर लोगों को इंस्पायर करते हो कि भाई काम करो, एफिशिएंटली काम करो, एंथुसियास्टिक होके काम करो, इसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेट कर दिए हो। जैसे आप लोग में से बहुत लोग संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखते होंगे। संदीप माहेश्वरी क्या करता है, जस्ट भाषण देता है, जस्ट अच्छा अच्छा बात बोलता है। वो बात सुन के आप अपना गोल्स को अचीव करने के लिए पीछे लग जाते हो, आप मोटिवेट होकर पढ़ने लग जाते हो, आपको वो इंस्पिरेशन लगते हैं कि हाँ हमें उनके जैसे बनना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो अगर एग्जामिनेशन में मोटिवेशन का डेफिनेशन आया तो ये दो लाइन सबसे पहले लिख देना, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। इसके बाद ये भी लिख देना, इन ब्रीफ वी कैन से द फोर्स विच अर्जेस। एक ऐसा फोर्स जो लोगों को इंस्पायर करता है, जो लोगों को काम के लिए इंस्पिरेशन देता है और जो लोगों को एफिशिएंट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। क्लियर है कि नहीं, बताओ बताओ भाई बताओ, क्लियर है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या क्या फीचर है। सबसे पहले देख भाई, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। तुमको आउटसाइडर लोग मोटिवेट कर देगा, लेकिन जब तक तुम उस मोटिवेशन को अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर नहीं लाएगा ना, तब तक तुम मोटिवेट नहीं होगा बाबा। मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग लाइक नीड्स, डिजायर्ड और अर्जेस। ठीक है, जैसे तुम्हारा नीड क्या है, तुम्हारा डिजायर्ड क्या है, तुम कहां पहुंचना चाहते हो, यही तो है मोटिवेशन।
जैसे अभी तुम्हारा मोटिवेशन क्या रहेगा कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 80% लाना है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा मोटिवेशन है, अब तुम उसको अचीव करेगा, ठीक है। इट इज जनरेटेड विद इन ए इंडिविजुअल। तो भाई एग्जामिनेशन में ये जो काले अक्षरों से देख रहे हो, ये जो काले अक्षरों से हेडिंग देख रहे हो, उसको सेम लिखना है, लेकिन इसके अंदर वाले पॉइंट तुम अपने से बना के लिख सकते हो। भूलभाल इंग्लिश मत लिख देना, अच्छा इंग्लिश में लिखना, ठीक है। इसके बाद देखो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन इंक्लूड्स पीपल टू बिहेव इन सच ए वे सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। मोटिवेशन में एक ऐसा शक्ति है कि वो लोगों को सिखाता है कि किस तरह से वो गोल अचीव कर सकता है। वो एक लोगों को इंस्पायर करता है। एक मोटिवेशन एक इंसान को की जिंदगी बदल सकता है। एक मोटिवेशन एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। यस, उसके वजह से वो अपना गोल को अचीव कर पाएगा मोटिवेशन की वजह से। ओके, जैसे मान लो किसी का मोटिवेशन हो गया कि अर्निंग मनी, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेगा, है कि नहीं बताओ। तो मोटिवेशन के लिए ही ये सब सारा चीज है। इसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन एक दिन दो दिन का नहीं है बाबा, मोटिवेशन एक दिन दो दिन का नहीं है, मोटिवेशन कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। चाहे आउटर मोटिवेशन हो या चाहे इनर मोटिवेशन हो, जब तक तुम्हारा मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे बहुत लोग संदीप महेश्वरी या किसी का भी मोटिवेशन देख के 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाता है, हाँ अब से तो पढ़ेंगे, अरे यार छोड़ कल से ही पढ़ेंगे, ये मोटिवेशन को कल से अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मोटिवेशन कंटिन्यूअसली रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आफ्टर सेटिस्फाइंग वंस नीड एडिक्वेटली दे फील अनदर नीड, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस अनएंडिंग नीड दे फील मोटिवेटेड कंटिन्यूअसली। तो मोटिवेटेड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर समय तुम्हारी कोई ना कोई चाह रहेगी, वो चाह को अचीव करने के लिए तुमको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव मोटिवेशन मान लो कि तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, बोनस हो रहा है, इसको तुम पॉजिटिव मोटिवेशन बोल रहे हो। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, जॉब से निकाल देंगे, अगर तुम काम नहीं किया तो जॉब से निकाल देंगे, धमकी दे रहा है तुम्हारा बॉस तुमको, अगर तुम काम नहीं किया तो जॉब से निकाल देंगे, वो भी तो तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन ही है। अब तुमको जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। स्टॉपिंग इंक्रीमेंट, इसके बाद मतलब कि डिमोशन, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर तुम काम नहीं किया तो तुम्हारा डिमोशन कर देंगे। डिमोशन मतलब तुम मतलब कि तुम जिस लेवल में काम करता है उसके निचले लेवल में तुमको दे देंगे। तो ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब बोनस दे देंगे, इंक्रीमेंट बढ़ा देंगे, अब्रॉड ट्रिप्स करवाएंगे जो तो। और नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब इंक्रीमेंट रुकवा देंगे तुम्हारा, अब तुम्हारा सस्पेंशन लेटर टाइप कर देंगे, तुमको जॉब से निकाल देंगे, तुमको डिमोशन कर देंगे। डिमोशन मतलब तुम जिस लेवल पे काम करता है उसके नीचे वाले लेवल पे दे देंगे तुमको। प्रमोशन का उल्टा होता है डिमोशन, क्लियर है। तो ये सब याद करना। इसके बाद मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, किसी को भी तुम ना इजिली मोटिवेट नहीं कर पाएगा, इजिली मोटिवेट नहीं कर पाएगा। जब तक तुम उसके नीड्स एक्सपेक्टेशंस को नहीं जानेगा तब तक तुम कैसे मोटिवेट कर पाएगा, ठीक है। मान लो कि एक इंसान को तुम मोटिवेट कर रहा है, उसको चाहिए इंक्रीमेंट, और तुम उसको मोटिवेट कर रहा है अच्छे से काम करो तुमको अब्रॉड ट्रिप मिलेगा। अरे घंटा, हमको अब्रॉड ट्रिप नहीं चाहिए, हमको इंक्रीमेंट चाहिए, वो सीधा सीधा बोलेगा ना। तुम अच्छे से काम करो तुमको रिकॉग्निशन मिलेगा, अरे घंटा हमको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, हमको इंक्रीमेंट चाहिए। तो मोटिवेशन बाबा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो लोगों के नीड्स के हिसाब से देखना पड़ता है, नीड्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीड हो सकता है। मान लो किसी के लिए अब्रॉड ट्रिप मायने रखता है, किसी के लिए इंक्रीमेंट मायने रखता है, किसी के लिए रिकॉग्निशन मायने रखता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीड्स है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डिफरेंट पीपल नीड्स एक्सपेक्टेशन डिजायर्स आर डिफरेंट, फॉर दिस ऑल पीपल कैन नॉट बी मोटिवेटेड इन द सेम वे। हर इंसान सेम वे में मोटिवेट नहीं हो सकता भाई, हर इंसान के लिए अलग अलग मोटिवेशनल टेक्निक चाहिए, क्लियर है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मोटिवेशन का डिफरेंस, मोटिवेशन का हमने मतलब कि डेफिनेशन पढ़ा। इसके बाद फीचर्स पढ़े, फीचर्स में क्या क्या पढ़े, एन इंटरनल फीलिंग,
इसके बाद गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, इसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसके बाद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन कंटिन्यूअस रहेगा हमेशा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है मोटिवेशन। हर इंसान के पास मोटिवेशन कंटिन्यूअसली ही रहेगा। इसके बाद मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट आदमी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन फैक्टर है। क्लियर है? अब देखिए, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन करके क्या फायदा, क्या मिलेगा मोटिवेशन करके, वो सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखिएगा, एग्जामिनेशन में समराइज्ड वे में लिखिएगा, दो दो लाइन करके लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भाई मोटिवेशन करके ना एक एम्प्लॉय जो भी रिसोर्सेस रहेगा ना, जो भी अपना दिमाग, स्किल, नॉलेज रहेगा ना, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा। एक इंसान मोटिवेटेड है ना, तो वो मोटिवेटेड तरीके से काम करेगा, अपने दिमाग के साथ काम करेगा, वो पूरा का पूरा बुद्धि लगाएगा अपना काम में। मोटिवेशन इंश्योर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब अपना स्किल, अपना नॉलेज का बेस्ट बुद्धि लगाएगा वो। द मोटिवेटेड एम्प्लॉइज फील इंकरेजमेंट, एंथुजियाज्म टू वर्क विद देयर बेस्ट एफर्ट। अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय है ना, तो वो पूरा का पूरा बेस्ट एफर्ट 100%, 200%, 300% के साथ काम करेगा वो। क्लियर है? फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब आप क्या समझते हो? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय दोस्त ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बहुत ही बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, और जितना बेस्ट वो कर सकता है उतना बेस्ट वो करेगा। मोटिवेटेड एम्प्लॉय का यही एक खासियत रहता है, जो लोग मोटिवेटेड रहेगा ना, वो लोग अपना काम को सिंसियरली करेगा, और ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट से बेस्ट यूज करने का कोशिश करेगा। मिनिमम वेस्टेज करेगा और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालेगा वो। क्लियर है? इसके बाद देखिए, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। मतलब जब एक मोटिवेटेड एम्प्लॉइज बैठता है ना, जब एक मोटिवेटेड एम्प्लॉइज रहता है ना, तब उसका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, और तब वो एब्सेंट करना रिड्यूस कर देता है। लेबर टर्नओवर और एब्सेंट करना, एब्सेंटिज्म उसका रिड्यूस हो जाता है, यानी कि वो नागा नहीं करता, वो रेगुलरली प्रेजेंट करता है, रेगुलरली प्रेजेंट होता है, और वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मोटिवेशन का यही सब फायदा है। सबसे पहला फायदा हमने क्या पढ़ा, वापस से रिवाइज करो। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अपना बुद्धि का, अपना स्किल का, अपना नॉलेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा वो ये ट्राई करेगा मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो। और थर्ड, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, मतलब कि वो जो है ना एब्सेंट करना कम कर देगा, बहुत मिनिमम से मिनिमम एब्सेंट करेगा, या तो एब्सेंट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड है, उसको पता है कि मेरा गोल क्या है। हाई मोटिवेशन प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय, इट मेक्स देम ड्यूटीफुल एंड कमिटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो कमिटेड रहेगा कि हाँ ये काम तो मुझे करना ही है, करना ही है। क्लियर है? स्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशन, मोटिवेशन एक टीम स्पिरिट को क्रिएट करता है, एक रिलेशन क्रिएट करता है, सारे के सारे वर्कर्स अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे। मोटिवेशन के वजह से एक बेटर रिलेशन मेंटेन होगा मैनेजमेंट और वर्कर्स के मतलब के बीच में। अगर मैनेजमेंट, मान लो मैनेजमेंट मोटिवेट कर रहा है, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कितना अच्छा रिलेशन रहेगा, फ्रेंडली, मतलब कि फ्रेंडली रिलेशन रहेगा, दोस्त लोग के जैसे बिहेव करेगा मैनेजमेंट और वर्कर्स। अरे कैसे हो? बढ़िया हूं सर, बहुत आपके मोटिवेशन के चक्कर में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं सर, और क्या चाहिए बताओ। अच्छी बात है ना। इसके बाद बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज ना, मोटिवेटेड वर्कर्स ना सारे के सारे काम कलेक्टिवली करेंगे। बचपन में एक स्टोरी सुने हो, एकता में ही बल है, तो एक हो के सारे काम करेंगे, वर्कर्स लोग एक हो जाएंगे, और अगर एकता से वो काम करेंगे, अगर सारे के सारे काम वो कोऑपरेशन से करेंगे, भाई वो काम सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। A motivation induces the workers to do the work collectively. It develops cooperative attitude among them
इट इंक्रीजेस बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर सब एक होके काम करे ना तो प्रोडक्शन का क्वालिटी भी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा। अच्छी बात है ना। मोटिवेशन की वजह से भाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी भी बढ़ता है, लेवल ऑफ एफिशिएंसी भी बढ़ता है। प्रॉपर मोटिवेशन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू देम, so they work wholeheartedly। मतलब पूरा पूरा दिल झोंक दिया, पूरा अपने आप को झोंक दिया कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना है। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉइज ना दिन में 18 घंटे काम कर सकता है, 18 घंटे। मोटिवेशन में वो ताकत है ना भाई, 18-19 घंटे बिना सोचे एम्प्लॉय काम कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर मैं तुमको अभी मोटिवेट कर दिया ना, तुम 18 घंटे पढ़ने लग जाएगा। नहीं सर हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो बहुत नालायक इंसान है। अरे यार तुमको तुमको नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकता है। यस हम करेंगे, हमसे ही होगा, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। ये क्या है, ये मोटिवेशन करने से होता है। अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज है फिर ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर पाएगा नॉर्मली, है ना। रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, सिंपल सा बात है, नागा करना बंद कर देगा, एब्सेंट करना बंद कर देगा। लेबर लोग हर रोज आएगा, हर रोज काम करेगा, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और क्या चाहिए तुमको। 8 तो पॉइंट पढ़ा दिए, इसमें से 5 तो पॉइंट आएगा, लिख दोगे। अगर 10 मार्क्स का है तो ये 8 के 8 पॉइंट लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, स्किल्स नॉलेज बुद्धि सबका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। इसके बाद हम लोग पढ़े ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन यानी लैंड लेबर कैपिटल सबका हम ऑप्टिमम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं मोटिवेशन के चक्कर में। मोटिवेशन ये इंश्योर करता है कि सबसे मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो और अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। ठीक है। इसके बाद रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, लेबर लोग ना एब्सेंट करना कम कर देता है, लेबर लोग ना एब्सेंट करना कम कर देता है बिकॉज लेबर लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन आ चुका है, लेबर लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई हम किस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशन, बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन हो जाएगा। मैनेजमेंट और वर्कर तो भाई बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। मैनेजमेंट हर रोज हालचाल पूछेगा, वर्कर भी हर रोज हालचाल पूछेगा। और क्या चाहिए बताओ। इसके बाद बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मेंटेन हो जाएगा, सब कोई कलेक्टिवली काम करने लग जाएगा। ए मोटिवेशन इंड्यूसेस द वर्कर टू डू कलेक्टिवली, टू डू वर्क कलेक्टिवली, सारे वर्कर्स एक होके काम करने लग जाएंगे। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, सब पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचने लगेंगे। एंड मतलब कि रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, नागा करना बंद कर देंगे भाई, एब्सेंट करना बंद कर देंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है। तो ये 8 के 8 पॉइंट समझ गए। इसके बाद देखो मॉस्लोस थियरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉस्लो बाबा के बारे में, सुनो ध्यान से। एक थे अब्राहम एच मॉस्लो, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। हैज डेवलप्ड ए क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स इन विच नोन एज थियरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। मतलब इन्होंने ह्यूमन नीड्स को क्लासिफाई कर दिया कि किस सीक्वेंस में ह्यूमन नीड्स जाते हैं, किस सीक्वेंस में ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इन्होंने यहां पे बोला दीज assumption आर पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, द नीड्स इन द हायरार्किकल ऑर्डर। एक ऑर्डर में रहेगा, ह्यूमन नीड्स एक ऑर्डर में रहेगा और ह्यूमन वही सारे नीड्स के ऊपर बेस करेगा। आफ्टर मीटिंग ए लोअर लेवल नीड ए पर्सन फील द नेक्स्ट हायर लेवल नीड। मतलब कि एक नीड यहां पे पूरा हो जाएगा, उसको चाहिए नेक्स्ट नीड। ये वाला नीड पूरा हो जाएगा, उसको चाहिए नेक्स्ट नीड। मतलब एक इच्छा तुम्हारी पूरा हो गई, अब तुम क्या करोगे, अब तुम दूसरी इच्छा चाहोगे। तुम्हारे वांट्स, तुम्हारे नीड्स कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, यहां पे यही बात बताया गया है। सेटिस्फाई नीड कैन बी लॉन्गर मोटिवेटिव पीपल ओनली टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। मतलब एक नीड अगर पूरा हो गया ना, अब उसको दूसरा जो हायर लेवल का नीड है वही उसको सेटिस्फाई कर सकता है। एक बार सेटिस्फैक्शन मिल गया तो अब दूसरे जो नीड्स है वो तुमको सेटिस्फाई कर सकता है। सबसे पहले सीक्वेंस देखो, ध्यान दो। मॉस्लो थियरी ऑफ हायरार्की नीड में 5 क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले इंसान को चाहिए होता है रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान के लिए उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नीड।
ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड। द नीड्स विच आर फेल्ट बाय पीपल फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड। मतलब कि सबसे पहले तुमको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले किस नीड्स का डिमांड करोगे? भैया रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए? फूड, ड्रेस, शेल्टर, वाटर, एयर एक्सेट्रा। ये सब नीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल नीड, सर्वाइवल वाला नीड, जिससे पीपल लोग इजिली सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स जब सेटिस्फाई हो जाता है तब इंसान को चाहिए होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाता है, जब रोटी कपड़ा मकान तुमको मिल गया, अब तुम आगे बढ़ोगे ना भाई, या उधर ही रह जाओगे? नहीं ना, आगे बढ़ोगे। अब तुमको चाहिए सेफ्टी नीड्स, ये मॉस्लो जी के हिसाब से, ठीक है। सेफ्टी नीड्स मतलब जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, इंश्योरेंस, हाउसिंग। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आफ्टर मीटिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स अप टू ए सेटिस्फैक्टरी लेवल, एक साइकोलॉजिकल नीड्स तुमने कंप्लीट कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया, अब पीपल फील फॉर द सेफ्टी। अब अपना सेफ्टी के बारे में वो सोचेगा कि कल को भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया, या कल को मेरे सामने कुछ सिचुएशन आ गई, कुछ खतरनाक वाली सिचुएशन आ गई, तो उस सिचुएशन के लिए मेरे पास क्या क्या है, उस सिचुएशन के लिए क्या मेरे पास इंश्योरेंस है, क्या मेरे पास एक रहने के लिए घर है, क्या मेरे पास ग्रेचुइटी है, क्या मुझे बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। इसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी नीड। कल को मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो उस सिचुएशन में मुझे क्या मिलेगा। अपने आप को सेव करते हैं, इस वाले नीड में ना अपने आप को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी नीड्स केम इमीडिएटली आफ्टर द साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब सबसे पहले तुम फूड, वाटर, शेल्टर ये अचीव कर लिए, इसके बाद जो एडिशनल पैसे बचेंगे उससे तुम क्या करोगे? इंश्योरेंस करवाओगे, उससे तुम क्या करोगे? जॉब सिक्योरिटी मांगोगे, जहां पे भी जॉब करते हो, उससे तुम क्या करोगे? प्रोविडेंट फंड खुलवाओगे, लोन्स मतलब कि ऑफकोर्स हाउसिंग करोगे, एक घर खरीदोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, सिंपल सा बात है ना। तो सेफ्टी नीड्स किसके बाद आता है? साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद। इसके बाद भैया सेफ्टी नीड्स भी सेटिस्फाई हो गया, अब बताइए, अब आता है भाई सोशल नीड्स। क्या आता है? सोशल नीड्स। अब इंसान को चाहिए भाई मेरे बंधु नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, हमको थोड़ा सा सोशल लाइफ चाहिए अपना, हमको आइसोलेशन में नहीं जीना है, हमको अकेला नहीं जीना है, हमको लव चाहिए। लव क्या चाहिए? लव। तो मैन इज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, ही डज नॉट लाइक टू लाइव इन आइसोलेशन, ही लाइक्स टू लव अदर्स एंड डिजायर टू गेट लव फ्रॉम अदर्स। जैसे शाम को आते आते तुम क्या करते हो? दोस्त लोग के साथ घूमने चल जाते हो, दोस्त लोगों के साथ घूमने निकल जाते हो, तो इसको बोलते हैं सोशल नीड्स। तुम्हारे पास साइकोलॉजिकल नीड्स है, तुमको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, यस भैया पापा मम्मी ने सेफ्टी नीड्स करवा के दिया है, इंश्योरेंस, हाउसिंग वगैरह सब कुछ है ना, यस। सोशल नीड्स मतलब क्या है? फ्रेंड्स बनाओ, सोसाइटी के साथ मिलो जुलो, अकेले मत रहो। एक इंसान को प्यार भी चाहिए, एक इंसान को लव भी चाहिए, एक इंसान को फ्रेंडशिप भी चाहिए। तो वो फ्रेंडशिप कहां पे मिलेगा तुमको? बाहर मिलेगा, बाहर वाली दुनिया में मिलेगा। तो एक इंसान भाई, एक ह्यूमन बीइंग आइसोलेशन में नहीं रह सकता, खुद के साथ कैसे बात करेगा, ठीक है। इसीलिए पीपल क्या करता है? फैमिली क्रिएट करता है, रिलेटिव क्रिएट करता है, फ्रेंड्स बनाता है, क्लब्स में जाता है, एसोसिएशन में जाता है, कि भाई ये सोशल नीड्स में सेटिस्फाई कर सकूं। मेरे पास रोटी कपड़ा मकान भी है, मेरे पास सिक्योरिटी भी है, अब जस्ट एक फ्रेंड बनाना है, अब जस्ट क्लब जाना है, एसोसिएशन में जाना है, फैमिली, रिलेटिव्स ये सब क्रिएट करना है, जिससे मैं अकेला ना मरूं। सिंपल। भाई देखो, सबसे पहले साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई हुआ, इसके बाद सेफ्टी सेटिस्फाई हुआ, इसके बाद सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो गया, इसके बाद मॉस्लो भाई साहब के हिसाब से एस्टीम नीड्स आता है। एक बार भाई तुम्हारा सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो गया ना, तुमने फ्रेंड्स बना लिया, तुमने फैमिली बना लिया, तुमने क्लब बना लिया, तुमने एसोसिएशन में चले गए, अब तुम्हारे पास आता है ईगो नीड्स, कि भाई मुझे कोई रिकॉग्निशन मिले, मैं जिस स्तर पर खड़ा हूं मुझे कोई पहचाने। ऑफ कोर्स आज मैं तुमको मान लो पढ़ा रहा हूं, मुझे तुम मेरे नाम से बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा? बताओ, बुलाओगे अरे अभिषेक कैसा पढ़ा रहा है? फिर
फिर मुझे अच्छा लगेगा? बताओ। या तो तुम मुझे भैया बोलोगे या तो तुम मुझे सर बोलोगे, है कि नहीं? बताओ। तो इसको बोलते हैं एस्टीम नीड, इसको बोलते हैं ईगो नीड्स। एक टाइम आने के बाद आपको थोड़ा सा इज्जत चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? एस्टीम नीड्स। When the above three needs are satisfied, people feel esteem needs. जब सारे के सारे तीन नीड्स सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब उसके बाद आपको कौन सी नीड्स चाहिए? अब उसके बाद आपको चाहिए एस्टीम नीड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कि हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, फीलिंग फॉर पर्सनल क्वालिफिकेशंस, फीलिंग फॉर रिकॉग्निशन। मतलब मेरा समाज में कितना इज्जत है, मेरे समाज में मुझे क्या बोल के बुलाते हैं, मुझे कोई इज्जत करते भी हैं या नहीं। अब ये वाला नीड्स आ गया, इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? ईगो नीड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगो नीड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है कि मुझे तो मेरे नाम लेके नहीं बुलाओ, मुझे अपना रिकॉग्निशन, मुझे अपना पर्सनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से बुलाओ, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है इसमें, है ना? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन द अबव थ्री नीड्स आर सेटिस्फाइड, पीपल फील एस्टीम नीड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग फॉर पर्सनल क्वालिफिकेशन, फीलिंग फॉर रिकॉग्निशन आर कंसर्न विद द एस्टीम नीड्स। दीस नीड्स आर सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मतलब कि मॉनेटरी इंसेंटिव। मान लीजिए रास्ते में गए, अरे भाई साहब आप कैसे हैं, अरे बहन जी आप कैसे हैं, अरे भाई, अरे भाई आप कैसे हैं। ये नीड्स जो है ना, ये है एस्टीम नीड्स, इसको बोलते हैं ईगो नीड्स। मैं मान लो रास्ते में गया, रास्ते में मुझे अगर कोई बोल दिया, अरे सर आप कैसे हैं, मुझे कितना अच्छा लगेगा? बताओ। इसके लिए पैसा मैटर नहीं करता, दिल मैटर करता है भाई, दिल। मुझे दिल से जितने जन बुलाते हैं, अगर मुझे तुम भैया बुलाते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही है एस्टीम नीड्स, है ना? इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या हो गया? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड रेफर्स टू द डिजायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल टैलेंट। अब एस्टीम नीड्स भी सेटिस्फाई हो गया, अब मैं खुद के बारे में सोचूंगा भाई, मैं खुद कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूं, मैं खुद कैसे डेवलपमेंट कर सकता हूं। इंसान सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचता है, इसके बाद सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचता है, इसके बाद सोशल नीड्स, फ्रेंड्स बनाना है, रिलेटिव रिलेटिव फैमिली, ये सब के बारे में सोचता है। इसके बाद ईगो नीड्स आ जाता है एक मोमेंट ऑफ टाइम में, कि मुझे सब रिस्पेक्ट करे भाई, मुझे सब रिस्पेक्ट करे, मुझे सब पहचाने, मुझे सब रिकॉग्नाइज करे। इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब मैं खुद पे काम करना शुरू कर देता हूं, मैं अब पर्सनल टैलेंट पे काम करना शुरू कर देता हूं और अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोच रहा हूं मैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मॉस्लो ने ये 5 नीड्स को बनाए हैं सीक्वेंस वाइज। एक नीड सेटिस्फाई होगा तभी आप दूसरे नीड में पहुंच सकते हो, ठीक है? साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद सोशल, उसके बाद एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है? आई होप आप सबका मॉस्लो हायरार्की ऑफ थियरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन में बना बना के लिखना है, एग्जामिनेशन के लिए इतना चाप नहीं लेना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट इसको 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ो और जस्ट बना बना के तुम लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन हाँ, भूलभाल इंग्लिश मत लिखना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हर्जबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन। अब क्या पढ़ते हैं? हर्जबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन, हर्जबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन। अब देखो, हेजबर्ग थियरी ना 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। द हेजबर्ग 2 फैक्टर थियरी, ऑल्सो नोन एज मोटिवेशन हाइजीन थियरी। इसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन हाइजीन थियरी। मोटिवेशन हाइजीन थियरी was developed by psychologist Frederick Hedgebug in 1915। तो हेजबर्ग थियरी ऑफ मोटिवेशन कौन लाया था? साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हेजबर्ग। कब लाया था? 1950 में। साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हेजबर्ग कब लाया था? 1950 में। 2 मार्क्स का आ सकता है, ध्यान से। और इन्होंने 2 फैक्टर्स में बांटी हेजबर्ग थियरी को। कितने फैक्टर में? 2 फैक्टर में बांटे। सबसे पहले एक हाइजीन फैक्टर, दूसरा एक मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर मतलब हो गया डिससैटिस्फैक्टर, मतलब हो गया डिससैटिस्फायर्स। हाइजीन फैक्टर मतलब क्या हो गया? मतलब कि डिससैटिस्फायर्स। आइए, these factors are related to the work environment and include aspects such as salary, job security, working condition, company policy, interpersonal relationship। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपका सैलरी वहां पे कम है, तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा या डिससेटिस्फैक्शन होगा? बताइए। आप मोटिवेटेड रहोगे या डिमोटिवेटेड रहोगे? बताइए। भैया डिमोटिवेटेड रहेंगे। आपका जॉब सिक्योरिटी वहां पे नहीं है, आपको कभी भी निकाल सकते हैं वो जॉब से, तो आप सेटिस्फाइड रहोगे या डिससेटिस्फाइड रहोगे? बताइए। भैया डिससेटिस्फाइड रहेंगे।
तो हाइजीन फैक्टर का मतलब है ये सारे फैक्टर्स, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। When these factors are inadequate, they can lead dissatisfaction among employees. मतलब अगर सैलरी इनएडिक्वेट रहा, फिर एक वर्कर डिमोटिवेट हो जाएगा। वर्किंग कंडीशन सही नहीं है भाई, वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो भाई डिमोटिवेट वैसे भी हो जाऊंगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सही नहीं है, मैनेजर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एकदम सही नहीं है तो मतलब कि डिमोटिवेट हो जाऊंगा, सिंपल सा बात है। तो हाइजीन फैक्टर मतलब क्या हो गया? हाइजीन फैक्टर मतलब डिससेटिस्फायर, जहां पे लोग ये सब सारे चीज आपको अगर ना मिले, जैसे कि सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब सारी चीज आपको अगर ना मिले या तो कम मिले तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। और अगर ये इंप्रूव भी हो जाए ना एक हद तक, फिर भी आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं दे सकता भाई। ये मत समझना कि सैलरी इंप्रूव हो गया तो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, कितना भी किसी को भी मिल जाए कोई कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता ये सब चीज में। जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, आपको अगर सैलरी बढ़ा भी दे, आपको अगर बोल दे कि आज आपका सैलरी 50,000 से 2 लाख हो गया, तो गारंटी बोलता हूं, गारंटी से बोलता हूं कि 1 साल बाद वापस बोलोगे आप कि मेरा सैलरी बहुत कम है और ज्यादा बढ़ना चाहिए, मेरा सैलरी बहुत ज्यादा कम है और ज्यादा बढ़ना चाहिए। किसी को एसी रूम में पढ़ने के लिए दे दिया जाए या किसी को एसी रूम में काम करने के लिए दे दिया जाए, फिर भी वो बोलेगा कि मेरा मतलब कि काम करने का रूम एकदम खराब है। मतलब ये सब सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कितना भी इंसान को मिल जाए फिर भी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन भाई प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्लियर है? बहुत लोगों के पास सब कुछ भी है फिर भी वो बोलते हैं अरे पढ़ने के लिए मन नहीं करता यार, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। अरे भाई सब कुछ तो है, एक अपना पर्सनल रूम है, एसी लगा हुआ है रूम में, टीवी लगा हुआ है, सब कुछ है, फिर भी उनको पढ़ने के लिए मन नहीं करता है। जिनका पर्सनल रूम नहीं है वो लोग भी पढ़ लेते हैं, बताओ। ठीक है, तो ये है हाइजीन फैक्टर। तो हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर्स सबसे पहले डिफाइन किया। एक तो है हाइजीन फैक्टर, जहां पे ये सब सारे चीज अगर कम रहती है तो एक एम्प्लॉयज को या एक वर्कर को बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन होती है। इसके बाद मोटिवेशनल फैक्टर, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करती है, जैसे कि रिकॉग्निशन। अगर मुझे आप सर बुलाते हो, भैया बुलाते हो, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे काम करने में और ज्यादा मजा आता है। अचीवमेंट, अगर मैं कुछ अचीव कर लिया, जैसे कि आज 5,000 सब्सक्राइबर हुए, कल कल को मान लीजिए 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, परसों मान लीजिए 15,000 हो जाएंगे, फिर मेरे को मजा आएगा ना काम करने में, मैं मोटिवेटेड तरीके से काम करूंगा ना, मैं वीडियोस को अपलोड करूंगा और वो वीडियोस को आप लोग अगर देखोगे तो मैं सही से काम करूंगा ना। यह है मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी एंड द नेचर ऑफ, मतलब ये सब सारे जो फैक्टर्स है ना, ये सब सारे फैक्टर्स क्या है? ये सब सारे फैक्टर मोटिवेशनल फैक्टर कहलाते हैं। एक हमने पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा? हाइजीन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिससैटिस्फायर। मतलब जो सारे फैक्टर्स अगर कम रहे तो इंसान डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। और एक रहा मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर मतलब जहां पे नॉन मॉनिटरी चीजें हैं, जैसे रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी। मतलब मान लीजिए आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जॉब करने के लिए, अब मोटिवेट हो जाओगे ना। आप बीकॉम करके मान लीजिए एक जॉब में गए और वहां पे आपके बॉस ने आपको दुबई भेज दिया काम करने के लिए, अरे भाई आप तो एकदम मोटिवेट हो जाओगे। तो ये क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग यहां पे 2 फैक्टर में डिपेंड किया गया है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले मोटिवेशनल फैक्टर, और एक क्या बताइए? और एक डिससेटिस्फायर, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइजीन फैक्टर। क्लियर है? आइए अब यहां से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द हर्जबर्ग, enhancing hygiene factor can only eliminate dissatisfaction। ठीक है, हाइजीन फैक्टर को आप अगर जितना भी इनहांस करोगे ना, सैलरी बढ़ा दो, फिर मतलब कि फिर डिमांड करेंगे। सैलरी बढ़ा दो, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव कर दो, मैटर नहीं करता भाई, इंप्लॉइज फिर डिमांड करेंगे। इंप्लॉइज को चाहे तुम कुछ भी दे दो, 1000 चीज क्यों ना दे दो, वो कोई ना कोई कमी निकालेंगे ही, बोलेंगे नहीं ध्यान लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। तो हाइजीन फैक्टर को तुम अगर इंप्रूव भी करने का कोशिश किया ना, वो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन नहीं दे सकता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खुश रहेगा एम्प्लॉय,
लेकिन चौथा महीना में वापस बोलेगा सैलरी कम है भाई, वापस से बढ़ाओ, ठीक है। बट इट वोंट मोटिवेट एम्प्लॉइज। टू ट्रूली मोटिवेट एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग मोटिवेशनल फैक्टर विच इन्वॉल्व, मतलब कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। यानी कि अगर आप सही में चाहते हैं कि एम्प्लॉइज मोटिवेट हो, तो उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो ग्रो कर सके, उसको एक चैलेंजिंग वर्क दीजिए, उसको एक ही वर्क में, एक ही काम में दिन रात मत लगाए रखिए, उसको चैलेंजिंग वर्क दीजिए, उसको ये बताइए कि ये करने से ये अचीव हो जाएगा, उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रियलाइज करवाइए, उसको डेली रूटीन वाला काम मत करवाइए, उसको हर रोज एक मतलब कि चैलेंजिंग वर्क दीजिए, उसको रिकॉग्निशन दीजिए, उसको पर्सनल ग्रोथ दीजिए, जिससे वो पर्सनल ग्रोथ कर पाए अपना, इससे वो मोटिवेशन हो पाएगा, ठीक है, समझे। तो ये क्या था, हर्जबर्ग थियरी, हर्जबर्ग थियरी। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ मॉस्लो थियरी एंड हर्जबर्ग थियरी। अब इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे, कंपैरिजन ऑफ मॉस्लो थियरी एंड हर्जबर्ग थियरी। क्या कंपैरिजन ऑफ मॉस्लो थियरी एंड हर्जबर्ग थियरी। सबसे पहले मीनिंग, मॉस्लो थियरी इन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। मॉस्लो थियरी जो था ना भाई, ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेस्ड था, उनके सेटिस्फैक्शन के ऊपर बेस्ड था, लेकिन हर्जबर्ग थियरी मोटिवेटर्स के ऊपर बेस्ड है, रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है। हर्जबर्ग थियरी इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ मोटिवेटर्स which includes achievement, recognition and opportunity for growth। दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। मॉस्लो थियरी में ह्यूमन नीड्स पे फोकस किया गया है और हर्जबर्ग थियरी में मोटिवेटेड, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, इन सब चीजों पे फोकस किया गया है। क्लियर है। इसके बाद बेसिस ऑफ थियरी, मॉस्लो थियरी इज बेस्ड ऑन द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। मॉस्लो थियरी जो था ना, वो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स पे बेस्ड था। He identified 5 set of human needs and their satisfaction in their मतलब कि motivational employees, while Herzberg refers to the hygiene factor and motivational factor in the theory। मतलब हर्जबर्ग के अंदर क्या क्या था, हर्जबर्ग थियरी के अंदर अंदर क्या क्या था, एक था हाइजीन फैक्टर, एक था मोटिवेशनल फैक्टर। हर्जबर्ग थियरी के अंदर दो फैक्टर थे, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेशनल फैक्टर, लेकिन मॉस्लो थियरी के अंदर 5 थियरी थे, मतलब कि 5 ह्यूमन नीड्स थे। उस नीड्स को हम लोग एक 1 बाय 1 सेटिस्फाई कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज में, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ नीड्स, नेचर ऑफ नीड्स मतलब कि नेचर ऑफ थियरी। मॉस्लो थियरी इज रादर सिंपल एंड डिस्क्रिप्टिव। मॉस्लो थियरी क्या है, सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव है। और ये क्या है, व्हाइल हर्जबर्ग थियरी इज मोर पर्सपेक्टिव। हर्जबर्ग थियरी पर्सपेक्टिव है और ये डिस्क्रिप्टिव है। जस्ट एग्जामिनेशन में बना बना के लिखना है, इतना नहीं लिखना है बाबा, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट तुम ऐसे करके लिखना। नेचर ऑफ थियरी, मॉस्लो थियरी इज रादर सिंपल एंड डिस्क्रिप्टिव व्हाइल हर्जबर्ग थियरी इज मोर पर्सपेक्टिव। बस इतना लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये पढ़ लेना, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव और पर्सपेक्टिव। अच्छा ये तो अभी अभी पढ़े, मॉस्लो थियरी इज मतलब कि डिस्क्रिप्टिव एंड हर्जबर्ग थियरी इज पर्सपेक्टिव इन नेचर, ठीक है। इसके बाद और एक पढ़ के रखो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ थियरी। ये थियरी कहां एप्लीकेबल होगा। मॉस्लो थियरी इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडेस्ट सिटी थियरी ऑफ मोटिवेशन एंड हैज वाइड एप्लीकेबिलिटी। मॉस्लो थियरी का ना एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। इट इज एप्लीकेबल टू पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज वेयर मनी इज ए बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। जो कंट्रीज पुअर कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, जहां पे पैसा ज्यादा मैटर करता है, वहां पे मॉस्लो थियरी ज्यादा मैटर करेगा, वहां पे मॉस्लो थियरी ज्यादा मैटर करेगा। लेकिन हर्जबर्ग थियरी का देखो, व्हाइल हर्जबर्ग थियरी इज द एक्सटेंशन ऑफ मॉस्लो थियरी ऑफ मोटिवेशन। हर्जबर्ग थियरी क्या है, मॉस्लो थियरी का एक्सटेंशन है। रिच एंड डेवलप्ड कंट्री में हर्जबर्ग थियरी अप्लाई करता है, रिच एंड डेवलप्ड कंट्री में हर्जबर्ग थियरी अप्लाई करता है, ठीक है। जहां पे पैसा मैटर करता है ना, जिस जिस कंट्री में पैसा मैटर करता है ना, उस कंट्री में आपको ये अप्लाई नहीं करेगा। इंडिया में अभी भी किसी का सैलरी बढ़ा दिया जाए तो वो कितना अच्छे से मोटिवेटिंग तरीके से काम करेगा, हर्जबर्ग थियरी वहां पे काम करेगा क्या, नहीं ना। हर्जबर्ग थियरी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में काम करता है, रिच कंट्री में काम करता है, जहां पे मनी लेस इंपॉर्टेंट है। और जहां पे मनी मोर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मतलब कि पुअर कंट्री हो गया या तो डेवलपिंग कंट्री हो गया,
वहां पे तो भाई मोस्लो थियरी ही काम करेगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स पढ़ा दिए, सिंपल सा बात है। वापस से बोलिए, हर्जबर्ग थियरी का 2 फैक्टर था, क्या क्या फैक्टर था भैया? एक एक था मोटिवेशनल फैक्टर जो कि सेकंड में पढ़े थे, एक था डिससेटिस्फायर, एक था हाइजीन फैक्टर, एक था मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को बोलते हैं हम लोग डिससेटिस्फायर, और मोटिवेशनल फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेटिस्फायर। क्लियर है? आइए, इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 5 ही पॉइंट पढ़ना, 5 पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है? चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन। कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन, आइए। द कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन इज द मोटिवेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू इंड्यूस डिजायर्ड बेनिफिट्स। भाई कैरेट मतलब होता है, सुनो ध्यान से सुनो, कैरेट मतलब होता है रिवॉर्ड्स, और स्टिक मतलब होता है पनिशमेंट। स्टिक मतलब होता है पनिशमेंट। अब यहां पे ये बोला गया है कैरेट और स्टिक, जो इंप्लॉइज जैसा काम करेगा उसको वैसा टाइप का मिलेगा, ठीक है? जैसे अगर कोई इंप्लॉय ऐसा है कि बहुत अच्छे से डिजायर्ड बिहेवियर के साथ, बहुत अच्छा एफिशिएंसी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको मिलना चाहिए कैरेट यानी कि रिवॉर्ड। कोई इंप्लॉय ऐसा है जो एकदम नालायक है, कभी भी काम नहीं करता है, समझने की कुछ कोशिश भी नहीं कर रहा है, मैनेजर का बात नहीं सुन रहा है, उसको मिलेगा पनिशमेंट यानी कि स्टिक। तो कैरेट एंड स्टिक थियरी ऑफ मोटिवेशन इज द मोटिवेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू इंड्यूस डिजायर्ड बिहेवियर। तो कैरेट रिप्रेजेंट इंसेंटिव, कैरेट मतलब इंसेंटिव या तो रिवॉर्ड्स टू इनकरेज डिजायर्ड मतलब कि बिहेवियर, वाइल स्टिक रिप्रेजेंट मतलब कि पेनाल्टीज और ये पनिशमेंट। तो स्टिक मतलब क्या हो गया? पेनाल्टीज और पनिशमेंट। तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तुम सही तरीके से काम नहीं किया तो स्टिक पॉलिसी, स्टिक थियरी तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। और कैरेट किसके लिए है? कैरेट है जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कैरेट मतलब क्या हो गया? इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स। स्टिक मतलब क्या हो गया? पनिशमेंट। अब तुमको पेनाल्टी चुकाना है, तुमने सही तरीके से काम नहीं किया। The theory operates on the principle that individuals are motivated by the prospect of the rewards or the avoidance of the punishment, ठीक है? जिससे सारे जन अपने काम को एफिशिएंटली कर पाए, इसीलिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को मतलब कि अपनाया जाता है, ठीक है? मान लो कि कोई काम कर रहा है तो और ज्यादा बेहतरीन काम करेगा तो उनको मिलेगा कैरेट यानी कि इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स। और अगर कोई खराब काम कर रहा है तो वो खराब काम ना करे, ये पहले से ही सोच ले कि खराब काम नहीं करना है, क्योंकि खराब काम अगर कर रहे हैं, अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको मिलेगा स्टिक। स्टिक माने कि पनिशमेंट, ठीक है? समझ गए? तो दोस्त, आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम लोगों को और एक क्लास लगेगा ये चैप्टर को कंप्लीट करने में। इसके बाद एक कंट्रोलिंग वाला चैप्टर करेंगे और हमारा पूरा का पूरा प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। तो 2 क्लासेस में हम लोग अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए और पढ़ते रहिए, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ते रहिए। और अभी भी ज्वाइन नहीं किए हो, अभी भी बैकलॉग बना के रखे हो, तो बैकलॉग को तो सबसे पहले कंप्लीट करो। यूट्यूब में सारे के सारे क्लासेस बने हुए हैं। और अभी भी ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारे मतलब कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक, हमारे सारे के सारे चीज का लिंक दिया हुआ यूट्यूब में, जाके देखो, चेक करो और ज्वाइन हो जाओ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।